मैं रेखा मिश्रा आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए आज मैं आपके समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। जगदीश चंद्र माथुर कृत रीढ़ की हड्डी। इस एकांकी को जानने से पूर्व, इसके विषय में चर्चा करने से पूर्व मैं एकांकीकार के जीवन वृत्त एवं उनके कृतित्व पर संक्षिप्त प्रकाश डालना चाहूँगी, क्योंकि बिना रचनाकार को समझे हम उनकी कृति का सम्यक अनुशीलन नहीं कर सकते। लेखक परिचय। जन्म 16 जुलाई सन 1917 ईस्वी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। मृत्यु 14 मई 1978 दिल्ली में हृदय गति रुकने के कारण। प्रारंभिक शिक्षा बुलंदशहर के खुर्जा में, उच्च शिक्षा यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद और प्रयाग विश्वविद्यालय में। एमए अंग्रेजी प्रयाग विश्वविद्यालय। 1941 में इंडियन सिविल सर्विस में चयन। 1963-64 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में विजिटिंग फेलो के रूप में नियुक्ति। आकाशवाणी में महासंचालक के पद पर भी कार्यरत। 1971 में भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में नियुक्ति। प्रमुख कृतियां नाटक कोणार्क, ओ मेरे सपने, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, रघुकुल रीति। एकांकी भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी। उपन्यास यादों का पहाड़, आधा पुल, मुट्ठी भर कांकर, कभी न छोड़े खेत, धरती धन अपना। जीवनी जिन्होंने जीना जाना, रेखा चित्र 10 तस्वीरें, समीक्षा परंपराशील नाट्य। माथुर जी की बचपन से अभिनय में रुचि थी। उन्होंने अपने विद्यालय जीवन में ही बाल सखा, प्रयागक सेवा जैसे छोटे छोटे एकांकी में अभिनय किया। उनके व्यक्तित्व निर्माण में प्रयाग विश्वविद्यालय के वातावरण और प्रयाग के साहित्यिक संस्कार की महती भूमिका रही है। जगदीश चंद्र माथुर आधुनिक चेतना से संपन्न प्रयोगधर्मी नाटककार एवं एकांकीकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भारतेंदु द्वारा नाट्य परंपरा को प्रयोगधर्मिता से जोड़ते हुए प्रसाद ने अपने नाटकों में संघर्ष एवं द्वंद्व भी मानसिक बुनावट में जीवंत किया। माथुर जी ने इन दोनों ही नाटककारों की परंपरा को और अधिक समृद्धि प्रदान करते हुए परंपराशील एवं आधुनिक प्रगतिवादी विचारों से जोड़कर नई दिशा, दृष्टिकोण और नए आयामों को प्रस्तुत किया है। परंपरा एवं आधुनिकता के समन्वयक माथुर जी ने सामाजिक, ऐतिहासिक एवं यथार्थवादी नाटकों, एकांकियों का लेखन करते समय व्यंग्यात्मक, प्रतीकात्मक एवं खोजपूर्ण दृष्टि को अपनाया है। उनकी यथार्थवादी रचनाओं में व्यंग्य की धार अधिक तीक्ष्ण होती गई है, जिनमें भीतर के बदलते रिश्तों और मानवीय संबंधों को बड़ी प्रवीणता के साथ अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। व्यक्तियों, घटनाओं और देश के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों से प्राप्त अनुभव ने उनके सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। प्रसाद युग में जो नाटक रंगमंच से दूर हो गया था, उसे उन्होंने पुनः रंगमंच के साथ जोड़कर सिद्धहस्त नाटककार के रूप में अपनी छवि बनाई है। उच्च तथा निम्न मध्यम वर्ग के जीवन के विविध पहलुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला है। स्त्रियों की बेबसी, आधुनिक शिक्षित समाज का छिछोरापन, वैवाहिक गुत्थियाँ, दाम्पत्य जीवन के नए मानदंड, प्रेम का अस्थिर स्वरूप, गृहकलह, पलायनवाद, मध्य वर्ग के जीवन की दयनीयता, बाह्य आडंबर और मिथ्या दिखावा उनके सामाजिक एकांकियों के
विषय बने हैं। कथा वस्तु यह सामाजिक समस्या पर लिखी गई प्रतीकात्मक एकांकी है, जिसमें एक ओर मध्य वर्गीय पुरुष की संकीर्ण सोच है जो स्त्री को मूल तोल की वस्तु समझते हैं, तो दूसरी ओर उमा जैसी आधुनिक युग की शिक्षित युवती है जो उनकी दकियानुसी सोच एवं मानसिकता पर प्रहार करती है। एकांकी की कथा वस्तु कुछ इस प्रकार है। राम स्वरूप एवं प्रेमा दोनों मिलकर अपने बैठक की साफ सफाई का कार्य करते हैं एवं भली प्रकार से सुसज्जित करते हैं। इस कार्य में वे अपने नौकर रतन की सहायता लेते हैं। आज उनके घर अतिथि का आगमन होने वाला था और वे अतिथि थे गोपाल प्रसाद जी एवं उनके पुत्र शंकर। वे अपनी पुत्री उमा का विवाह करना चाहते थे, अतः वे अपनी पुत्री उमा की मुँह दिखाई के लिए गोपाल प्रसाद जी एवं उनके पुत्र शंकर को अपने घर आमंत्रित करते हैं। वे अपनी पुत्री से यह आग्रह करते हैं कि वह अच्छी प्रकार से मेकअप करके तैयार हो जाए, जिससे वे लोग जैसे उसे देखें वैसे पसंद कर ले। लेकिन उमा ऐसा नहीं करती। वह आधुनिक विचारों वाली पढ़ी लिखी युवती है। वह बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा आंतरिक सौंदर्य पर विश्वास करती है। उनके आगमन पर राम स्वरूप जी उनके आवाभगत की तैयारी करते हैं और उनके लिए नाश्ते पानी का प्रबंध करते हैं। गोपाल प्रसाद जी राम स्वरूप से कहते हैं, हम जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य को भी पूरा कर लें, आप अपनी पुत्री उमा को बुलाइए। और उमा उनके समक्ष उपस्थित होती है। गोपाल प्रसाद जी एक के बाद एक उनसे अनेक प्रश्न करते हैं। गोपाल प्रसाद जी ने पहले ही यह राम स्वरूप से कह दिया था कि मुझे ऐसी लड़की से अपने पुत्र का विवाह करना है जो मैट्रिक पास हो, क्योंकि मैट्रिक की पढ़ाई लड़कियों के लिए पर्याप्त है। वे उमा से पेंटिंग, सिलाई आदि घर गृहस्थी संबंधित कार्यों पर प्रश्न करते हैं और वे यह भी पूछते हैं कि इसमें उसने कुछ इनाम अर्जित किया है कि नहीं। पहले तो वह चुपचाप उनकी बातों का उत्तर देती है, लेकिन शीघ्र ही उनकी मानसिकता को भाप लेती है। वह उत्तर देना आरंभ करती है, तब रामस्वरूप उसे मना करते हैं। वह कहती है, पिताजी मुझे कह लेने दीजिए। ये जो महाशय मेरी खरीदारी करने आए हैं, इनसे पूछिए क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगता, क्या वे निरी भेड़ बकरियां हैं जो कसाई के हाथों चुपचाप चली जाएंगी। उमा का यह वक्तव्य उसके साहस को प्रदर्शित करता है। आज हमारे समाज में लड़कियों की विवाह से संबंधित तमाम समस्याएं आती हैं और उमा जैसी लड़कियां यदि साहस का परिचय दें तो वो समस्याओं का निस्तारण भी हो सकता है। और जब उमा बोलना शुरू करती है तब गोपाल प्रसाद जी सुनकर के चकित हो जाते हैं। वह कहती है, आपका पुत्र अत्यंत चरित्रहीन है। यह जब कॉलेज में पढ़ता था तो लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द घूमता था, जिसके लिए उसे पर्याप्त रूप से दंडित भी किया गया था और उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। गोपाल प्रसाद जी यह सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं और शंकर भी यह चाहता है कि पिताजी जल्दी यहाँ से चलें, क्योंकि वह उसके रहस्य को खोल देती है। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि क्या तुमने उच्च शिक्षा प्राप्त किया है? तो वह कहती है, जी हाँ, मैंने कॉलेज से बीए किया है और पढ़ाई किया है, कोई पाप नहीं किया है। आपके बेटे की तरह से मैं चरित्रहीन नहीं हूँ। यह सब जब उमा कहती है तो गोपाल प्रसाद जी एवं शंकर जल्दी से वहाँ से भाग खड़े होते हैं। वह यह भी कहती है कि जाते जाते यह आप सुन जाइए कि घर जाकर ये जरूर देख लीजिएगा आपके पुत्र के रीढ़ की हड्डी है या नहीं। बैकबोन। इस प्रकार कथा वस्तु का समापन हो जाता है। संवाद। इस रचना के संवाद संक्षिप्त, सारगर्भित, रोचक, प्रतीकात्मक, प्रभावी एवं पात्रानुकूल हैं। संवाद कथा को
गति देने के साथ साथ पात्रों की मन स्थिति, प्रवृत्ति, चरित्र आदि को उद्घाटित करने में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। उमा के ओजस्वी सशक्त संवाद रचना के प्राण हैं। संवाद संक्षिप्त, सारगर्भित, पात्रानुकूल, प्रतीकात्मक एवं अत्यंत सफल बन पड़े हैं। संवाद किसी भी रचना के प्राण होते हैं। इस एकांकी में राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद जी एवं उमा एवं गोपाल प्रसाद के बीच के संवाद इस रचना के प्राण हैं। संवाद केवल पात्रों की मनस्थिति को ही नहीं प्रकट करते, अपितु वे कथानक को गति प्रदान करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं। संवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण देखिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुक कर, लेकिन यहाँ यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। राम स्वरूप, चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। राम स्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो संवाद है वो मध्यम वर्गीय पुरुष समाज की मानसिकता को अभिव्यक्त करते हैं, जो कि स्त्री और पुरुषों में कभी भी समान व्यवहार या उनके समान अधिकारों की वकालत नहीं करता। पात्र एवं चरित्रण इस एकांकी में उमा, गोपाल प्रसाद, राम स्वरूप एवं शंकर मुख्य पात्र हैं। प्रेमा, रतन, नौकर गौण पात्रों में सम्मिलित हैं। इनमें सभी पात्र एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उमा एकांकी की मुख्य पात्र केंद्र बिंदु अर्थात रीढ़ है। वह आधुनिक, शिक्षित, बुद्धिमती, साहसी, स्वाभिमानी, स्पष्टवादी, ईमानदार नवयुवती के रूप में हमारे सामने आती है। एकांकी के मुख्य पात्र में उमा, राम स्वरूप, गोपाल प्रसाद एवं उनका पुत्र शंकर है, एवं एकांकी के गौण पात्रों में प्रेमा एवं रतन सम्मिलित हैं। उमा इस एकांकी की प्राण है, केंद्र बिंदु है, रीढ़ है। वह अत्यंत स्पष्टवादी, ईमानदार, विवेकशील नवयुवती के रूप में हमारे समक्ष आती है। वह अत्यंत साहसी नवयुवती के रूप में हमारे सामने आती है। जब गोपाल प्रसाद और उमा के बीच वार्ता होती है उस समय हम उसके साहस को देख सकते हैं, उसके सशक्त ओजस्वी स्वर को सुन सकते हैं और उस पर गर्व कर सकते हैं। वह कहती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, चोरी नहीं की, ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुँह छिपाकर भागे थे। इस प्रकार वह इस संवाद में पिता और पुत्र दोनों की बखिया उधेड़ने में सक्षम है। वह पढ़ाई को अनुचित नहीं समझती है, उसे अपनी पढ़ाई पर गर्व है। यद्यपि उसके माता पिता उसके विवाह को निश्चित करने के लिए उससे पढ़ाई को छुपाने को कहते हैं, लेकिन वह अत्यंत स्पष्टवादी एवं ईमानदार नवयुवती के रूप में आती है। अतः वह अपनी शिक्षा को गोपाल प्रसाद के समक्ष नहीं छुपाती और न ही शंकर की चरित्रहीनता को। वह कहती है कि जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा आप अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। यह संवाद उमा का अत्यंत
ओजस्वी एवं सशक्त संवाद है जिसके माध्यम से वह अपने घर आए शंकर जैसे चरित्रहीन नवयुवक को भाग खड़ा करने पर विवश कर देती है। इसके अलावा हम देखते हैं गोपाल प्रसाद जी अत्यधिक रूढ़िवादी, अनुभवी एवं फितरती महाशय के रूप में सामने आते हैं। वे लड़के और लड़कियों में पर्याप्त असमानता समझते हैं और वे कहते हैं कि कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जब लड़कियां लड़कों की बराबरी कर सकती हैं। वे एक पुत्र के पिता हैं, इस बात का उन्हें गर्व है, चाहे उनका पुत्र चरित्रहीन क्यों ना हो। वे अब ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाना चाहते हैं जो केवल मैट्रिक पास हो। वे ज़्यादा शिक्षा दीक्षा नहीं चाहते। वे स्त्री शिक्षा के समर्थक नहीं अपितु विरोधी के रूप में सामने आते हैं। इसके अलावा उनके अंदर व्यावसायिक वृत्ति है, वो विवाह को एक बिजनेस के रूप में देखते हैं। तभी वह रामस्वरूप से कहते हैं कि चलिए अब बिजनेस की बात कर ली जाए। और यही नहीं, वह उमा से यह पूछते हैं कि उसे सिलाई पेंटिंग आती है, लेकिन उसमें उसने महारत हासिल किया है कि नहीं। भले ही उसका पुत्र चरित्रहीन हो, लेकिन उन्हें वधू सर्वगुण संपन्न चाहिए। इस प्रकार उनका यह निकृष्ट चरित्र समाज के ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो कि अत्यंत दक्यानुसी और पिछड़ी सोच रखते हैं, जो समाज के लिए अभिशाप है। इसके अलावा रामस्वरूप एक ऐसे पिता के प्रतिनिधि के रूप में सामने आते हैं जो मध्यम वर्गीय हैं और जो अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए विवश हैं। पुत्री के विवाह के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की होने के कारण मध्यम वर्गीय परिवार में यह समस्या आती है कि ऐसी लड़कियों का विवाह शीघ्र नहीं हो पाता, अतः उनकी आयु भी निकलती रहती है। अतः वे ऐसे पिता के रूप में आते हैं जो अपनी लड़की का विवाह किसी प्रकार से करा देना चाहते हैं। इसके अलावा प्रेमा भी एक ऐसे पात्र के रूप में आती हैं जो कि मध्यम वर्गीय स्त्री की प्रतिनिधि के रूप में है। वह कहती हैं कि आपने इसे इतना पढ़ा लिखा दिया है और यह सर चढ़ गई है, किसी की कुछ भी नहीं सुनती है। और वो कहती है कि तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा करके इतना सिर चढ़ा रखा है। यह उसका वक्तव्य उसकी मानसिकता को प्रकट करता है। इसके अलावा जो अत्यंत चरित्रहीन पात्र शंकर है, वह लखनऊ के मेडिकल कॉलेज का छात्र है और वह हर साल अनुत्तीर्ण होता है। इसके अलावा वह चरित्रहीन भी है। हॉस्टल में लड़कियों के कारण वहाँ इर्द गिर्द उसके घूमा करता है, इसके लिए वह सज़ा भी प्राप्त करता है और उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट जाती है। इस प्रकार वह अत्यंत निकृष्ट रूढ़िवादी चरित्र के रूप में हमारे सामने आता है। इसके अलावा देश काल वातावरण संकलन त्रय का निर्वहन समय स्थान एवं कार्य की एकता के लिए एकांकी में होता है, परंतु जो रचनाएं युग में सार्थक प्रासंगिक हैं उनका मूल्यांकन संकलन त्रय की दृष्टि से नहीं किया जा सकता। उमा, गोपाल प्रसाद, शंकर आदि चरित्र किसी भी स्थान के हो सकते हैं। गोपाल प्रसाद तथा रामस्वरूप पुरानी पीढ़ी एवं उमा नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह प्रगतिशील सोच वाली युवती है। एकांकी में संकलन त्रय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। स्थान, समय एवं कार्य की एकता को संकलन त्रय कहते हैं। आधुनिक युग में जो नाटक कालातीत, प्रासंगिक, सार्थक हैं, उनमें संकलन त्रय का निर्वहन करना आवश्यक नहीं है। उमा का जो चरित्र है वो किसी स्थान विशेष की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इसी प्रकार रामस्वरूप एवं गोपाल प्रसाद जी, उनके भी चरित्र को किसी स्थान विशेष की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। हम देखते हैं कि एक ओर जो गोपाल प्रसाद जी हैं वो अत्यधिक दकियानुसी एवं रूढ़िवादी सोच के व्यक्ति हैं और वे नवीन परिवर्तन को अपनाना नहीं चाहते।
वे पुराने अपने अतीत के स्वर्णिम दिनों को याद करते हैं और उसी की चर्चा आपस में करते हैं। वे कहते हैं कि उनका गोपाल प्रसाद जी का और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे। जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ओर रूढ़िवादी दकियानुसी सोच है तो दूसरी ओर उमा के प्रगतिशील, सशक्त एवं ओजस्वी विचार हैं जो इस एकांकी के देशकाल वातावरण सृजन में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। अभिनेता। यह एकांकी अभिनेता की दृष्टि से अत्यंत सफल एवं बहुमंचित है। पात्रों की कम संख्या एवं संक्षिप्त रोचक संवाद अभिनेता में वृद्धि करते हैं। इसमें ध्वनि संकेतों का विशेष महत्व है जो अभिनय के माध्यम से ही पूर्ण हो सकता है। दृष्टि से यह एकांकी सफल एवं बहुमंचित है। पात्रों की मनस्थिति, उनके हाव भाव जैसे प्रेम, सहानुभूति, क्रोध आदि की सफल अभिव्यक्ति अभिनेता के माध्यम से हो सकती है। और इसके अलावा इसमें जो कुछ निर्देश दिए गए हैं वह भी अभिनेता के माध्यम से उनकी सफल अभिव्यक्ति हुई है। यथा बात काट कर चादर बिछाते हैं, हाँ हाँ जी हाँ, जोशीले आवाज़ में, चौंक कर थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में। ये सभी निर्देशों का पालन अभिनय के माध्यम से बखूबी किया जा सकता है। पात्रों की कम संख्या एवं संवाद की सफलता पर ही अभिनेता निर्भर करती है। भाषा शैली। यह एकांकी भाषा शैली की दृष्टि से एक समृद्ध एकांकी है जिसमें प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग मिलता है। रीढ़ की हड्डी एकांकी के नामकरण से ही इसकी पुष्टि हो जाती है, जिसका प्रतिपाद्य यह है कि आज के युग में नवयुवकों की रीढ़ की हड्डी गायब हो गई है। वे नैतिक चरित्र से शून्य हैं। इस एकांकी में अंग्रेजी एवं उर्दू, फारसी शब्दों के साथ मुहावरे, लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में सहजता, प्रतीकात्मकता, व्यंग्यात्मकता के दर्शन होते हैं। उमा के संवादों में ओज के दर्शन होते हैं। भाषा शैली की दृष्टि से यह एकांकी अत्यंत सफल है। इसमें प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। इस कृति का नामकरण भी या इस एकांकी का नामकरण भी प्रतीकात्मक शैली में है। रीढ़ की हड्डी जो कि चरित्र की ओर संकेत करता है। बोलचाल की मुहावरेदार भाषा का प्रयोग, इसके साथ ही अंग्रेजी, उर्दू, फारसी के शब्दों का सफल प्रयोग है जिससे भाषा में जीवंतता एवं सहजता विद्यमान हो गई है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है जो कि मुहावरेदार भाषा शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। गोपाल दास जी कहते हैं, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं उनकी भाषा से सहजता, व्यंग्यात्मकता और प्रतीकात्मकता उभर करके सामने आती है। उद्देश्य। मध्यम वर्गीय पुरुष समाज की संकीर्ण सोच, मानसिकता जिसमें वे स्त्री को कभी भी पुरुषों के समान बराबरी का अवसर नहीं देना चाहते। मध्यम वर्गीय परिवार में लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्याओं को उजागर करना। स्त्री शिक्षा में गुणात्मक वृद्धि होने से उसमें अधिकार बोध, साहस
उचित अनुचित निर्णय लेने में उनकी क्षमता को प्रदर्शित करना, प्रगतिशील सोच को स्थापित करना जिससे सामाजिक परिवर्तन हो सके और प्रगतिशील समाज की स्थापना हो, इसके लिए चारित्रिक बल को महत्ता प्रदान करना। मध्यम वर्गीय पुरुष प्रधान दक्यानुसी रूढ़िवादी सोच के ऊपर प्रगतिशील सोच की विजय कराना ही उनका उद्देश्य रहा है। इसके अलावा उन्होंने मध्यम वर्गीय लड़कियों की वैवाहिक समस्या को ध्यान में भी रखा है और उस समस्या का निवारण करने के लिए उन्होंने उमा जैसे प्रगतिशील, सशक्त, ओजस्वी पात्र की सृजना की है जिससे समस्या का निवारण किया जा सकता है। यदि आज की नवयुवतियाँ उमा जैसे साहसिक कदम उठाएंगी तो निश्चय ही वो इस प्रकार की दक्यानुसी सोच, रूढ़िवादी सोच वाले व्यक्तियों पर अपनी विजय पताका फहरा पाएंगी। यही नहीं, उन्होंने एक चीज़ और भी सामने रखी है, वह यह है कि रीढ़ की हड्डी का मतलब चरित्र। उन्होंने कहा कि यदि हम प्रगतिशील समाज की स्थापना या कल्पना तभी कर सकते हैं जब हमारे जो युवा हैं, जो रीढ़ की हड्डी हैं, केंद्र बिंदु हैं, वो चरित्रहीन ना हो। यदि वो चरित्रहीन होंगे तो हमारे प्रगतिशील समाज की जो कल्पना है उसको साकार रूप कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसके लिए उन्होंने सभी नवयुवक युवतियों में चरित्र को बहुत ही आवश्यक